हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम इंटरनेशनल बिजनेस की यूनिट नंबर 3 पे थे। इससे पहले मैं इसकी एक और वीडियो बना चुकी हूँ और यूनिट नंबर 1 एंड 2 भी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो अगर आपको वीडियोस देखनी हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को चेक करें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइज्ड और कंसंट्रेशन के बारे में, और उसके बाद हम एक केस स्टडी को भी समझेंगे और उसके बाद हम देखेंगे आउटसोर्सिंग के बारे में और उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन वर्सेस कंसंट्रेशन। तो अब हम ये हमारे क्या है एलिमेंट, मतलब किस किस बेसिस पे हमने इसका डिफरेंस किया है। ये है हमारे कंसंट्रेटेड और ये है डिसेंट्रलाइज्ड। डिफरेंस इन पॉलिटिकल इकोनॉमी, मतलब पॉलिटिकल इकोनॉमी में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो इसके अंदर क्या है सब्सटेंशियल और इसमें क्या है फ्यू, मतलब बहुत थोड़े से। डिफरेंस इन कल्चर, सब्सटेंशियल और इसमें आता है फ्यू। अगर हम फैक्टर की बात करें तो इसमें आता है हमारा सब्सटेंशियल और इसमें आता है फ्यू। ट्रेड बैरियर्स, मतलब ट्रेड रिलेटेड कितने बैरियर्स हो सकते हैं। तो हमारे कंसंट्रेटेड के अंदर आता है फ्यू बैरियर्स और डिसेंट्रलाइज के अंदर आता है सब्सटेंशियल। लोकेशन एक्सटर्नलिटीज़, तो इसमें आता है इम्पोर्टेंट इन इंडस्ट्री और नॉट इम्पॉर्टेंट इन इंडस्ट्री, मतलब ये इंडस्ट्रीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होता है और ये वाले नहीं होते। एक्सचेंज रेट कितना होता है, इसका स्टेबल होता है, मतलब फिक्स्ड होता है। इसका वॉलेटाइल होता है, चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू देयर टाइम। फिक्स्ड कॉस्ट इसकी हाई होती है बहुत ज़्यादा और इसकी लो होती है। मिनिमम एफिशिएंट स्केल, मतलब एफिशिएंसी रेशो कैसी होती है, इसकी हाई होती है एंड इसकी लो। फ्लेक्सिबिलिटी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी अवेलेबल होता है और इसके अंदर ये क्या होता है नॉट अवेलेबल। वैल्यू टू वेट रेशो, मतलब वैल्यू से हमारे जो वेट रेशो निकालते हैं तो वो जो इसकी होती है हाई होती है कंसंट्रेशन के अंदर और लो होती है हमारी डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म के अंदर। उसके बाद ये सर्व करता है यूनिवर्सल नीड्स को, यस, और ये क्या होता है, ये यूनिवर्सल नीड को सर्व नहीं करता है। उसके बाद हम देखते हैं केस स्टडी GE फॉर चाइना टू US। GE मूव्स टू लो कॉस्ट, मतलब जो GE कंपनी थी वो मूव कर गई लो कॉस्ट के ऊपर, और उसके बाद उसके लोकेशन के एक्सपेंसिव भी हमारे होने लग गए। उसके बाद इन्होंने कौन सा प्रोसेस का यूज़ करा, मतलब रिवर्स, मतलब हाई टू लो पे आई, रिवर्स कर दिया। रीज़न, मतलब क्यों किया उसने ऐसा, वेज रेट इज़ डेवलपिंग नेशन राइजिंग, क्योंकि जो वेज रेट थे नेशन के अंदर वो क्या हुआ, बढ़ने लग गए। उसके बाद था लेबर प्रोडक्टिविटी जो थी USA के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो गई, और जो प्राइजेस थे ऑयल के डिफरेंट नेशन तो वो भी क्या हो गए, बढ़ने लग गए। चीप नेचुरल गैसेस का यूज़ हुआ USA के अंदर। जियो स्प्रिंग वाटर हीटर का उन्होंने बनाया, ओरिजिनली उसको डिज़ाइन करा और मैन्युफैक्चर करा था उन्होंने चाइना के अंदर। फिर आया उन्होंने शिफ्ट कर लिया USA में। बीइंग द फर्स्ट अटैम्प्ट, उन्होंने ये अपना फर्स्ट अटैम्प्ट लिया था। अप्लायंसेस प्लांट इन ल्यूरोसिव एंड टीम ऑफ इंजीनियर रीडिज़ाइन द प्रोडक्ट, उन्होंने फिर दोबारा से अपने प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन करा। मटेरियल कॉस्ट को उन्होंने अपना रिड्यूस करा और उसके बाद उन्होंने अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर दिया। मतलब पहले जिस प्रोडक्ट पे 10 आवर्स ले रहे थे उसके बाद उसको 2 आवर्स पे कंप्लीट कर दिया। तो उससे क्या रिजल्ट निकल कर आया कि जो उनका मटेरियल कॉस्ट था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने लग गया, लेबर रिक्वायरमेंट उनकी कम होने लग गई, प्रोडक्ट क्वालिटी वेंट अप हो गई, कॉस्ट सेविंग उनकी इंक्रीज़ हो गई, रिड्यूस होने लगा उनका 20% तक कॉस्ट। GE नाउ मूविंग मोर अप्लाइंसेस टू USA, मतलब जो GE कंपनी थी उन्होंने क्या करा, अपना शिफ्ट करने लग गए USA के लिए। डबल द वर्कफोर्स, और उसके बाद उन्होंने डबल कर दिया अपनी वर्कफोर्स को, हायर करे मोर डिज़ाइनर और इंजीनियर्स को। GE ने प्लान करा कि वो 75% तक रेवेन्यू अप्लाइंसेस बिजनेस का काम करेंगी अमेरिकन मेड प्रोडक्ट्स के अंदर। तो अब इसकी आउटसोर्सिंग देखते हैं, आउटसोर्सिंग क्या निकल कर आई। तो इसके अंदर हमने देखा एडवांटेज ऑफ मेक का मतलब होता है जब किसी चीज़ को हम खुद बनाएं। तो अगर हम किसी चीज़ को खुद बना रहे हैं तो उससे क्या है, कॉस्ट जो होगी वो कम हो जाएगी। वो फैसिलिटेट देगा स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर, मतलब हम एक स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रोटेक्टिंग प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, प्रोटेक्ट करेगा वो उसके प्रोडक्ट्स को। एक्यूमुलेटिंग डायनामिक कैपेबिलिटीज़ को उसको चेंज आता रहेगा। इम्प्रूविंग शेड्यूलिंग। फिर उसके बाद आता है अगर हम किसी चीज़ को मेक ना करके बाय करने लग जाए, मतलब किसी दूसरी कंट्री से ख़रीदने लग जाए, तो इससे क्या होगा, हमारी स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी होने लग जाएगी, कॉस्ट जो होगी वो कम हो जाएगी और ऑफसेट्स जो होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा होने लग जाएंगे।
फिर उसके बाद आता है ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो ये जैसे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात हो रही है इसके अंदर, तो मैंने इसकी फुल वीडियो बना रखी है अपने एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्लेलिस्ट से। तो अगर आपको ज़्यादा अच्छे से समझना हो तो आप उस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं लॉजिस्टिक की। लॉजिस्टिक के अंदर आता है मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो उसके बाद आता है मैनेज GSC टू लोअर पॉसिबल कॉस्ट। लोअर कॉस्ट होगी, वैल्यू क्रिएशन होगी, उससे जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री का यूज़ होगा। जस्ट इन टाइम के अंदर हमारा आएगा होल्ड करेगा वो उसके कॉस्ट को लो रेट्स पे, इम्प्रूव करेगा प्रोडक्ट की क्वालिटी को, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अच्छा होगा, ROCI लोअर स्टॉक ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्री, लोअर बफर स्टॉक, उसको मतलब रखने की कॉस्ट भी हमारी कम आएगी, डिमांड और सप्लाई फ्लक्चुएशन एक साथ में मीट करेंगे। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर उसका कैसा यूज़ होगा। EDI ईजी कम्युनिकेशन होगा, लेसर पेपर वर्क कम हो जाएगा क्योंकि सारा काम जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगा। लेसर डिलेज, मतलब डिलेज जो है वो कम हो जाएंगे, एक्सपेंसिव भी हमारे बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। उसके बाद हम डिफरेंस देखते हैं TQM टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट और सिक्स सिग्मा। तो इसका ये प्रेडिसेसर है सिक्स सिग्मा का, और जो सिक्स सिग्मा है ये है डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ TQM, ये मतलब इससे निकल कर आए। ये फर्स्ट अडॉप्ट किया गया था जापान के अंदर 1980s के अंदर, और इसको अडॉप्ट किया गया था USA के अंदर। इसको डेवलप करा था किसी अमेरिकन कंपनी ने और इसको करा था हमारा USA कंपनी ने। इसका सुपरविजन जो था वो बाद में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो गया, और ये जो है इसके अंदर था हमारा स्ट्रॉन्गर फोकस हो गया हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर। इसने सारा फोकस किया अपना ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर, और इसका फोकस था प्रोजेक्ट के लेवल के ऊपर। इसके ऊपर था एक्सपेक्ट करता था ये कॉन्फर्मेशंस टू इंटरनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, और इसके अंदर था वो एक्सपेक्ट करता था सक्सेस रेट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस रेट को, और इसके अंदर था क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को। तो ये हमारी यूनिट नंबर 3 ख़त्म होती है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।